जय हिंद। आज झारखंड जीके का फर्स्ट क्लास है। यहाँ से हम संपूर्ण झारखंड जीके को कवर करने वाले हैं और ये बुक है उड़ान पब्लिकेशन का जो बेस्ट बुक है। तो आज हम चैप्टर फर्स्ट पढ़ने वाले हैं। चैप्टर फर्स्ट में है झारखंड का सामान्य परिचय। तो झारखंड का गठन कब हुआ था? तो 15 नवंबर 2000 को ये 28वां राज्य बना था। फिर राजधानी रांची है और उपराजधानी दुमका है। भौगोलिक स्थिति 21 डिग्री 58 मिनट और 10 सेकेंड से 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश तथा 83 डिग्री 19 मिनट 58 सेकेंड से 57 डिग्री 57 मिनट 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। राज्य का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? उत्तर दक्षिण में 380 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम 463 किलोमीटर है। भौगोलिक सीमाएं उत्तर में बिहार, दक्षिण में उड़ीसा, पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में छत्तीसगढ़ और पश्चिमोत्तर में उत्तर प्रदेश से लगता है। क्षेत्रफल इसका है 79,714 वर्ग किलोमीटर और देश का ये 16वां स्थान है। नोट में है भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार 2017 व जनगणना 2021 के अनुसार झारखंड का जो क्षेत्रफल है 79,716 वर्ग किलोमीटर है। देश की कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत कितना है? 2.42%। नेक्स्ट है ग्रामीण क्षेत्रफल। ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है? 77.922 वर्ग किलोमीटर, 77,922 किलोमीटर। शहरी क्षेत्रफल कितना है? 1,792 वर्ग किलोमीटर। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू उस समय थी, अभी चेंज हो गए हैं। जुलाई 2021 से रमेश बैस बने हैं। मुख्यमंत्री रघुवर दास 10वें मुख्यमंत्री और ये थे 28 दिसंबर 2014 से अब तक हैं। नेक्स्ट है विधानसभा अध्यक्ष। विधानसभा अध्यक्ष कौन है? दिनेश उरांव, ये 10वें अध्यक्ष। फिर नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन। मुख्य न्यायाधीश अनिरुद्ध बोस 12वें। उच्च न्यायालय रांची देश का 21वां उच्च न्यायालय है। विधायिका एक सदनीय 82 सीट का है और लोकसभा सीट कितना है यहाँ पे? 14। SC के लिए 1, ST 5 और अन्य के लिए अनारक्षित के लिए 8 है। ठीक है। राज्यसभा सीट कितना है यहाँ पे? 6। लोकसभा 14, राज्यसभा 6। परमंडल 5 है, जिला 24, अनुमंडल 45। राज्य निर्माण के समय कितना था? 33। प्रखंड 264। नगरों की संख्या 228। नगर निगम नोट हुआ है कौन कौन है? रांची, धनबाद, देवघर, आदित्यपुर, चास, मोदिनी नगर, हजारीबाग, मांडो, गिरिडीह। रांची नगर निगम का स्थापना कब हुआ था? 15 सितंबर 1979 को। जिला परिषद कितना है? 24। गांव 32,620। वार्ड 1400। ग्राम पंचायत 4,559। ग्राम पंचायत समिति कितना है? 212। शहरी निकाय 39। नगर परिषद 19। नगर पंचायत 13। राज्य में 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर कितने हैं? 10। राज्य में महानगरों की संख्या कितना है? 2, धनबाद और जमशेदपुर। अनुसूचित क्षेत्र कितना है? 2। छावनी बोर्ड 1 है। राष्ट्रीय राजमार्ग का लंबाई कितना है? 2,662 किलोमीटर। फिर राजकीय राजमार्ग 6,880 किलोमीटर। विश्वविद्यालय का संख्या 9 + 3 12। राजभाषा प्रथम कौन है? हिंदी। सबसे बड़ा शहर जमशेदपुर। प्रमुख औद्योगिक नगर जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो, हजारीबाग। झारखंड गठन के बाद निर्माण जिला। झारखंड के गठन होने के बाद कौन कौन जिला बना यहाँ पे? लातेहार, सिमडेगा, जामताड़ा, सरायकेला खरसावां, खूंटी और रामगढ़। नेक्स्ट है सर्वाधिक प्रखंड। सर्वाधिक प्रखंड कहाँ पे है? पलामू में है 21, फिर गढ़वा में है 20 और फिर रांची में है 18। सर्वाधिक प्रखंड वाले 3 जिले ये सब हैं। फिर सर्वाधिक जिला वाला प्रखंड। सर्वाधिक जिला वाला प्रखंड कौन है? उत्तरी छोटा नागपुर में सर्वाधिक जिला है, कितना है? 7। सबसे कम जिला वाला प्रखंड कौन सा, प्रमंडल कौन सा है? तो सबसे कम जिला वाला प्रमंडल है पलामू एवं कुल्हान, यहाँ पे कितना है? 3। और सबसे अधिक जिला वाला प्रमंडल कौन है? उत्तरी छोटा नागपुर, जहाँ पे है 7। और कोल्हान राज्य का नवीनतम प्रमंडल है। कोल्हान जो है सो राज्य का नवीनतम प्रमंडल है। सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र पश्चिम सिंहभूम। सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र चतरा। अनुसूचित जनजाति 32। आदिम जनजाति 8। झारखंडी पुलिस या ध्येय वाक्य सेवा ही लक्ष्य। झारखंड पुलिस का जो ध्येय वाक्य है सो इसका ध्येय वाक्य क्या है? तो सेवा ही लक्ष्य। झारखंड की पुलिस थानों की संख्या 427। झारखंड में केंद्रीय कारा की संख्या कितना है? तो 5 है। कौन कौन सा? बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा रांची में, फिर दुमका केंद्रीय कारा दुमका में, जयप्रकाश केंद्रीय कारा हजारीबाग, पलामू केंद्रीय कारा मेदिनीनगर, फिर घाडीडीह केंद्रीय कारा जमशेदपुर। राज्य में डाकघरों की कुल संख्या कितना है?
3095। राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? 19 जनवरी 2009 को। भारत मानव विकास सूचकांक में झारखंड की स्थिति कितना है 2015 में? इसके 2015 के अनुसार है 0.376, निम्न वर्ग शामिल। ठीक है। फिर SDI में देश की स्थान कितना है? 19वां। SDI में देश का स्थान 19वां। झारखंड गठन के बाद निर्मित जिले। झारखंड गठन के बाद कौन कौन जिला निर्मित हुआ? 19वां जिला बना कौन? 4 अप्रैल 2001 को बना लातेहार, और जिसका नाम लातेहार है, और इससे संबंधित था किससे? पलामू से अलग हुआ था, है ना। पहले शामिल था पलामू में और फिर पलामू से अलग होकर लातेहार बना। कब बना? 4 अप्रैल 2001 को, और ये 19वां जिला है। 20वां जिला कौन बना? जामताड़ा। कब बना था? 26 अप्रैल 2001 को, और ये दुमका से अलग होकर बना था। तीसरा जिला कौन है? 21वां नंबर में ये बना था सिमडेगा, और ये गुमला से अलग होकर बना था 30 अप्रैल 2001 को। 22वां जिला कौन बना? तो सरायकेला खरसावां, और ये पश्चिम सिंहभूम से अलग होकर बना था और अप्रैल 2001 में। फिर 23वां जिला कौन बना? खूंटी, ये रांची से अलग होकर बना 12 सितंबर 2007 को। फिर 24वां जिला कौन बना? रामगढ़, ये हजारीबाग से अलग होकर बना 12 सितंबर 2007 को। चैप्टर 2 है झारखंड के राजकीय प्रतीक। राजकीय वृक्ष कौन सा है? साल है। वैज्ञानिक नाम शौर्या रोबुस्टा। राजकीय पुष्प कौन सा है? प्लास है। वैज्ञानिक नाम ब्यूटिया मोनोस्फेरमा। राजकीय पशु कौन सा है? हाथी है। वैज्ञानिक नाम एल्पास मैक्सिमस। राजकीय पक्षी कौन सा है? कोयल है। वैज्ञानिक नाम इटीमैनमिस स्कॉर्पेसियस। नेक्स्ट है झारखंड का राज्य चिन्ह। 4 जे अक्षरों के बीच अशोक चक्र। जे अक्षर झारखंड का सूचक है। अशोक चक्र गतिशीलता, परिवर्तन और प्रगति का सूचक है। जे अक्षर के ऊपरी हिस्से में छोटे छोटे बिंदु हैं जो राज्य के विकास के रूप में चिन्हित किए गए हैं। 4 जे अक्षरों का निर्माण सफ़ेद वर्ग सादगी, सूचिता और सामाजिक समरसता को दर्शाता है। इस वर्ग के चारों भुजाएं एक दूसरे को समकोण पर काटती है, जो बनाती है, जो समाज के विभिन्न वर्गों की भावनात्मक एकता का प्रतीक है। झारखंड सरकार द्वारा इस राज्य चिन्ह को फरवरी 2002 में स्वीकृति प्रदान की गई थी, और अभी जो इसका चिन्ह ये बदल गया है। नेक्स्ट है झारखंड डिजाइन राष्ट्रीय अभिकल्पना संस्थान, अहमदाबाद से अमिताभ पांडे ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट है पॉइंट या नोट में दिया हुआ, झारखंड राज्य में आयोजित विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए तथ्य तारांकित हैं। जो स्टार में लगाया हुआ है वो मतलब पहले एग्जाम में पूछा गया है। चैप्टर 3 है झारखंड जनगणना। चैप्टर 3 है झारखंड जनसंख्या 2011। महत्वपूर्ण आंकड़े क्या क्या हैं? कुल जनसंख्या कितना है? 3 करोड़। चैप्टर 3 में है झारखंड जनसंख्या 2011 के अनुसार। कुल जनसंख्या कितना है? 3,29,88,134। और फिर देश की कुल जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? देश का कुल जनसंख्या का ये 2.72% है, और जनसंख्या की दृष्टि से देश में स्थान इसका कितना है? 14वां है। नेक्स्ट है जनसंख्या का वर्गीकरण। वर्गीकरण पुरुष जनसंख्या कितना है? 1,69,30,315, और कुल जनसंख्या का परसेंटेज कितना है? 51.32%। महिला जनसंख्या कितना है? 1,60,57,819, और परसेंटेज कितना है? 48.68%। ग्रामीण जनसंख्या कितना है? 2,52,55,073, और परसेंटेज कितना है? 75.95%। नगरीय जनसंख्या कितना है? 79,33,061, और परसेंटेज कितना है? 24.05%। अनुसूचित जाति SC कितना है? 39,85,644, परसेंटेज कितना है? 12.01%। अनुसूचित जनजाति ST कितना है? तो 86,45,042, परसेंटेज में 26.20। नेक्स्ट 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या कितना है? तो 53,89,595। राज्य में कुल श्रमिक कितना है? 1,30,98,274। कुल पुरुष श्रमिक कितना है? तो 84,24,769। महिला श्रमिक 46,73,505। नेक्स्ट है सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले कौन कौन से हैं? पहला है रांची, यहाँ पे जनसंख्या कितना है? 29,14,253। फिर है धनबाद 26,84,487। फिर है गिरिडीह 24,45,474। फिर है पश्चिम सिंहभूम 22,93,919। फिर है बोकारो 20,62,330।
फिर न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 राज्य कौन कौन से हैं? लोहरदगा, खूंटी, सिमडेगा और कोडरमा, फिर लातेहार। लोहरदगा में कितना है? 4,65,790। खूंटी में कितना है? 5,31,885। सिमडेगा में कितना है? 5,99,578। कोडरमा में कितना है? 7,19,259। लातेहार में कितना है? 7,26,978। नेक्स्ट है 10 की जनसंख्या वृद्धि दर। एक दशक में कितना जनसंख्या वृद्धि हुआ 2001 से लेकर 2011 के बीच में? तो 22.42%, लगभग 23%। ठीक है, 10 की जनसंख्या वृद्धि दर की दृष्टि से देश में स्थान, तो ये कितना स्थान में है? तो ये 10वां। नेक्स्ट है जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व कितना है? 414 प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 2001 के अनुसार में कितना था? 338 था। नेक्स्ट है जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से देश में स्थान कितना है? 14वां है। नेक्स्ट है सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले। सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले कौन कौन से हैं? तो धनबाद है, बोकारो है, रामगढ़, पूर्वी सिंहभूम और फिर देवघर। जनसंख्या घनत्व क्या है? धनबाद का 1316, बोकारो का 715, रामगढ़ का 708, पूर्वी सिंहभूम का 644, देवघर का 602। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिले कौन से हैं? जिला सिमडेगा, लातेहार, गुमला, पश्चिम सिंहभूम और खूंटी। सिमडेगा में कितना है? 159, और फिर लातेहार में 169, गुमला में 191, पश्चिम सिंहभूम में 208, खूंटी में 210। ये हो गया आपका जनसंख्या घनत्व 1000 पे। नेक्स्ट है लिंगानुपात। कितना है? 948, यानी कि 1000 पुरुष पे 948 महिला। और 2001 में कितना था? 941। फिर है लिंगानुपात की दृष्टि से देश में स्थान कितना है इसका? 17वां। नेक्स्ट है लिंगानुपात का वर्गीकरण कैसे किया गया है? ग्रामीण लिंगानुपात है 961 और नगरीय लिंगानुपात है 910। अनुसूचित जनजाति में लिंगानुपात है 950 और अनुसूचित जनजाति में 1003। अनुसूचित जाति में 950, अनुसूचित जनजाति में 1003। नेक्स्ट सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 5 राज्य। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 5 राज्य कौन कौन से हैं? सबसे अधिक लिंगानुपात है पश्चिम सिंहभूम में, और सिमडेगा, खूंटी, गुमला, लोहरदगा और पाकुड़, ये सब में अच्छा है लिंगानुपात। और न्यूनतम लिंगानुपात वाले कौन कौन से? धनबाद, बोकारो, देवघर, पलामू, गढ़वा। नेक्स्ट है शिशु लिंगानुपात थी 0 से 6 वर्ष के लिए 948 है। वर्गीकरण ग्रामीण शिशु लिंगानुपात 957 और नगरीय शिशु लिंगानुपात 908। 2001 में कितना था? ग्रामीण का 973 और नगरी का 2001 में 930। अभी आपको 2011 का याद रखना है। नेक्स्ट है सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात जो है सो कहाँ पे था? तो पश्चिम बंगाल, पाकुड़, लोहरदगा, सिमडेगा, लातेहार में है। और न्यूनतम शिशु लिंगानुपात जो है सो धनबाद, बोकारो या पूर्वी सिंहभूम और रामगढ़, हजारीबाग और गिरिडीह। नेक्स्ट है साक्षरता दर। साक्षरता दर कितना है? 66.40%। फिर साक्षरता दर की दृष्टि से देश में स्थान कितना है? 31वां। नेक्स्ट है साक्षरता दर का वर्गीकरण। पुरुष साक्षरता दर कितना है? 76.8। पुरुष साक्षरता दर कितना है? 76.8। और महिला कितना है? 55.4%। ग्रामीण साक्षरता कितना है? 61.1%। नगरीय साक्षरता कितना है? 82.3%। नेक्स्ट है सर्वाधिक साक्षरता वाले 5 जिले। कौन से 5 जिले में सर्वाधिक साक्षर लोग हैं? तो ये रांची, पूर्वी सिंहभूम, धनबाद, रामगढ़ और बोकारो। यहाँ का परसेंटेज अगर आप देखें तो रांची का 76 के लगभग, पूर्वी सिंहभूम का 75.49, धनबाद का 74.51, रामगढ़ का 73.17, बोकारो का 72.01। और फिर न्यूनतम साक्षरता वाले 5 जिले कौन कौन से हैं? पाकुड़, साहिबगंज, गोड्डा, पश्चिम सिंहभूम और लातेहार। पाकुड़ में 48.82, साहिबगंज में 52.04, गोड्डा में 56.40, पश्चिम सिंहभूम में 58.63, लातेहार में 59.51। एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। सर्वाधिक साक्षरता कौन सा राज्य है? रांची, फिर पूर्वी सिंहभूम, फिर धनबाद, फिर रामगढ़, फिर बोकारो। और न्यूनतम साक्षरता कौन सा है? पाकुड़, साहिबगंज, गोड्डा, पश्चिम सिंहभूम और लातेहार। नेक्स्ट है आंकड़ों में अन्य महत्वपूर्ण जिले। ठीक है, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता जो है सो कहाँ का है? रांची का है। और न्यूनतम साक्षरता कहाँ का है? पाकुड़ का है 57%। और सर्वाधिक महिला साक्षरता जो है सो रांची का है 67.44%। और न्यूनतम महिला साक्षरता जो है सो पाकुड़ का है 40.52%। सर्वाधिक अनुसूचित जाति पलामू
का है, और फिर न्यूनतम अनुसूचित जाति जो है लोहारदगा का है। पलामू में कितना है? 5,36,385। लोहारदगा में सबसे कम है 15,330। सार्वजनिक अनुसूचित जनजाति रांची में है 10,42,016, और न्यूनतम अनुसूचित जनजाति कोडरमा में है 6,903। सर्वाधिक 80% कहाँ पे? चतरा में है। कितना परसेंट है? 32.65%। और न्यूनतम 80% कहाँ पे है? पाकुड़ में 3.16%। सर्वाधिक 80% खूंटी में है 73.25%। न्यूनतम 80% को कोडरमा में है 0.96%। अनुसूचित जनसंख्या के मामले में झारखंड का जो है भारत में 6वां राज्य है। ठीक है। अगला है खंड 2, झारखंड का इतिहास। यहाँ से हम झारखंड का इतिहास जानेंगे। तो चैप्टर 4 है झारखंड का ऐतिहासिक परिचय। तो झारखंड का नाम झारखंड पड़ा कैसे? तो झाड़ियों एवं वनों की बहुलता के कारण। यहाँ पे झाड़ी और वन का बहुलता है, इसलिए झारखंड का नाम झारखंड पड़ा। झार मतलब हो गया झाड़ी, और खंड मतलब हो गया भूभाग। विभिन्न कालों में झारखंड प्रदेश को विभिन्न नामों से जाना जाता था। किस कालखंड में झारखंड को किस नाम से जाना गया है, ये हम देखेंगे। तो कालखंड यहाँ पे दिया हुआ है ऐतरेय ब्राह्मण। इस काल में झारखंड को पुंड्र या पुंड नाम से जाना गया है। वायु पुराण में झारखंड को मोरंड बोला गया है। समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति में मोरंड बोला गया है। विष्णु पुराण में मुंड बोला गया है। भागवत पुराण में किट्टक प्रदेश बोला गया है। महाभारत में पुंडरीक बोला गया है। ये पीछे क्वेश्चन आपका पूछा गया है। महाभारत में क्या बोला गया है? पुंडरीक या फिर पशुभूमि। नेक्स्ट है पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में कलिंग देश बोला गया है। 13वीं सदी के ताम्रपात्र में झारखंड बोला गया है। तारीख ए फिरोज शाही में झारखंड बोला गया है। तारीख ए बांग्ला में झारखंड बोला गया है। सियार उल मुख्तखरीन में झारखंड बोला गया है। कबीर और जैसी द्वारा झारखंड बोला गया है। अकबरनामा में भी झारखंड बोला गया है। आयनक बरी में कोकरा और आयनक बरी में क्या बोला गया है? कोकरा और संखरा। और कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है उसमें क्या बोला गया था? कुटुक और कुटुक देश। ठीक है। नेक्स्ट कुकुट देश। ठीक है। और नेक्स्ट टॉलमी द्वारा क्या बोला गया था? मुंडल बोला गया था झारखंड को। फिर फाहान द्वारा, जो फायान था उसके द्वारा कुक्कुट लाड़ कहा गया था। नेक्स्ट है वेनसांग द्वारा झारखंड को कीनाशु फालाना ये बोला गया था, और कर्ण सुवर्ण बोला गया था। मुगल काल में इसको खुखरा और कुकरा बोला गया था। नेक्स्ट है तुजुक ए जहांगीरी में झारखंड को खोखरा बोला गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में झारखंड को छोटा नागपुर के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है, आप कुछ पॉइंट दिया हुआ है। झारखंड प्रदेश का सर्वप्रथम साहित्यिक उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। फिर झारखंड शब्द का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण जो है 13वीं सदी के ताम्रपात्र में मिलता है। अगला है हैंडसोंग के राजमहल क्षेत्र के लिए की चिंग लाई लॉ तथा इसके पहाड़ी क्षेत्र के लिए दमिन एको शब्द का प्रयोग किया गया है। कैप्टन टेनर की सर्वेक्षण के आधार पर 1837 ईस्वी में दामिन एको की स्थापना हुई थी। प्राचीन काल में संथाल परगना क्षेत्र को नारीखंड तथा बाद में कांकजोल नाम से भी संबोधित किया गया है। 1833 ईस्वी में दक्षिण पश्चिमी फ्रंटियर एजेंसी की स्थापना के बाद इस एजेंसी का मुख्यालय विल्किंसगंज, ठीक है, क्या बोला गया था? विल्किंसगंज या फिर किशुनपुर, ठीक है, किशुनपुर के नाम से जाना जाता था, जिसे बाद में रांची के नाम से जाना गया। नेक्स्ट है झारखंड में आदिवासियों का प्रवेश। झारखंड में कौन से आदिवासी कब आए इसके बारे में यहाँ बताया गया है, या फिर कब से यहाँ पे जाना जा रहा है उनको, सो बताया गया। तो पहला जनजाति असुर। असुर जो है सो झारखंड में प्राचीनतम जनजाति है। झारखंड का सबसे प्राचीनतम जनजाति कौन सा है? असुर। ये अब मैक्सिमम कहाँ पाया जाता है? तो रांची, लोहरदगा और गुमला क्षेत्र में। अगला है बिजरिया, बिरहोर और खड़िया। ये संभवतः कैमूर की पहाड़ियों से होकर छोटा नागपुर में प्रवेश। उसके बाद है कोरमा। फिर है मुंड उरांव हो। मुंड उरांव हो जो है मुंडाओं की नागवंश की स्थापना में योगदान दिया था। उरांव झारखंड में राजमहल तथा पलामू नामक 2 शाखाओं में बसे थे। फिर है चेरो, खरवाल और संथाल। ये जो है सो 1000 ईस्वी पूर्व तक चेरों, खरवाल एवं संथालों को छोड़कर झारखंड में पाई जाने वाली सभी जनजाति छोटा नागपुर क्षेत्र में बस चुके थे। पूर्व मध्यकाल में जो पूर्व मध्यकाल था उसमें संथाल हजारीबाग में बसी। ब्रिटिश काल में संथालों का विस्तार संथाल परगना क्षेत्र में हुआ था। अगला है चैप्टर 5, यहाँ पे प्रागैतिहासिक काल में झारखंड। वह काल जिसके लिए कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है बल्कि पूर्णतः पुरातात्विक साक्ष्यों पर निर्भर रहना पड़ता है, उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल को 3 भाग में बांटा गया है: पुरातत्व काल, माध्यमिक काल और नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में फिर 3 ठो बांटा गया है: ताम्रपाषाण काल, कांस्य युग और लोह युग। नेक्स्ट है पुरापाषाण काल।
आइए देखते हैं पूरा पाषाण काल क्या है। इसका कालक्रम जो है, कालक्रम 125 लाख ईस्वी पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। इस काल के लोग आखेटक, शिकारी एवं खाद्य संग्राहक थे। ठीक है, इन लोग केवल खाद्य संग्रह मतलब खाना केवल जुटाने में लगा हुआ रहता था। इस काल में कृषि का ज्ञान नहीं था और पशुपालन का प्रारंभ नहीं हुआ था। इस काल में आग की जानकारी हो चुकी थी, परंतु उसके उपयोग का ज्ञान नहीं था। उसका उपयोग कैसे करना है इसका ज्ञान नहीं था। नेक्स्ट है, झारखंड में इस काल के अवशेष हजारीबाग, बोकारो, रांची, देवघर, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम आदि क्षेत्र में प्राप्त हुए थे। मध्य पाषाण काल, इसका कालक्रम क्या है, 10,000 ईस्वी से 4,000 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। इस काल में पशुपालन की शुरुआत हो चुकी थी। झारखंड में इस काल के अवशेष दुमका, पलामू, धनबाद, रांची, पश्चिम सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम आदि क्षेत्रों में प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है नवपाषाण काल। तो नवपाषाण काल जो है, इस कार्यक्रम में 10,000 ईस्वी पूर्व से 1,000 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। नवपाषाण काल कब से था, 10,000 ईस्वी पूर्व से 1,000 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। इस काल में कृषि की शुरुआत हो चुकी थी। आपसे पूछेगा कृषि का शुरुआत किस काल में हुआ था, तो नवपाषाण काल में। इस काल में आग के उपयोग का, कुंभकारी का प्रयोग हो चुका था। इस काल में आग का उपयोग और कुंभकारी मतलब मिट्टी का जो बर्तन को आकार देते हैं, पकाते हैं, वो चीज़ का जो है प्रयोग हो चुका था। नेक्स्ट है, झारखंड में इस काल के अवशेष रांची, लोहरदगा, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम आदि क्षेत्र में प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल का जो कालक्रम में कितना था, तो 4,000 ईस्वी पूर्व से 1,000 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। यह काल हड़प्पा पूर्व काल, हड़प्पा काल और हड़प्पा पश्चात काल तीनों में से संबंधित है। पत्थर के साथ साथ तांबे का प्रयोग प्रारंभ होने के कारण इस काल को ताम्रपाषाण काल कहा जाता है। मानव द्वारा प्रयोग की गई प्रथम धातु तांबा की है थी। ठीक है, मानव द्वारा जो प्रथम धातु प्रयोग किया गया था, क्या था, वो तांबा था। झारखंड में इस काल का केंद्र बिंदु सिंहभूम था। इस काल में असुर, बिजरिया तथा बिरहोर जनजाति तांबा गलाने तथा उससे संबंधित उपकरण बनाने की कला से परिचित थे। आपसे ये सब क्वेश्चन पूछा गया है पिछले में कि असुर, बिजरिया और बिरहोर जनजाति जो है तांबा गलाने के किससे संबंधित थे, तो तांबा गलाने से संबंधित थे। ठीक है, नेक्स्ट, झारखंड के कई स्थानों में झारखंड की कुल्हाड़ी तथा हजारीबाग के 12 गंडा के तांबे से 49 खानों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है कांस्य युग। कांस्य युग जो है, इस युग में तांबे में टीन मिलाकर कांसा निर्मित किया गया था उससे बनने उपकरण का प्रयोग किया जाता था। छोटा नागपुर क्षेत्र में के असुर तथा बिजरिया जनजाति कांस्य युगीन औजार का प्रारंभकर्ता माना जाता है। लोह युग फिर आता है। लोह युग क्या है, इस युग में लोहे से बने उपकरण का प्रयोग किया जाता था। झारखंड के असुर तथा बिजरिया जनजाति को ही लोह युग के निर्मित औजार का प्रारंभकर्ता माना जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि लोहे का औजार वगैरह बनाने का काम कौन करते थे, तो असुर और बिजरिया जनजाति। ठीक है, नेक्स्ट है, असुर तथा बिजरिया जनजाति ने उत्कृष्ट लोहे तकनीक का विकास किया। नेक्स्ट है, इस युग में झारखंड का संपर्क सुदूर विदेशी राज्यों से भी था। झारखंड में निर्मित लोहे के इस युग में मेसोपोटामिया तक भेजा जाता था, जहां दशमिक में इस लोहे से तलवार का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट है, विभिन्न स्थानों से प्राप्त प्राथमिक अवशेष। कौन सा स्थान से कौन सा अवशेष मिला था, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको हम जान लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है इसको हजारीबाग में है, तो इसको स्थान है हजारीबाग का। तो यहाँ पे कौन सा अवशेष मिला था, बड़े पत्थरों पर आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र और खुला सूर्य मंदिर और शैल चित्र दीर्घा। ठीक है, नेक्स्ट है सीतागढ़ पहाड़ हजारीबाग में है। यहाँ पे बौद्ध मठ के अवशेष, विशेष रूप से बुद्ध के 4 की आकृतियों से युक्त एक स्तूप और काले भूरे रंग पत्थर की सुंदर स्त्री की खंडित प्रतिमा मिला था। नेक्स्ट है धूपपानी हजारीबाग। यहाँ पे क्या है, 8वीं शताब्दी के अभिलेख मिले थे। दुमदुमा हजारीबाग, यहाँ पे शिवलिंग मिला था। फिर भावनाथपुर गढ़वा, यहाँ पे आखेट यानी कि शिकार के चित्र जिसमें हिरण, भैंसा आदि पशुओं के चित्र हैं। फिर पलामू प्रखंड में क्या मिला था, परमंडल में 3 पाषाण कालों के औजार मिले थे। कहाँ पे, परमाणु परमंडल में। बारोडी कहाँ पे है, सिंहभूम में। और यहाँ पे क्या मिला था, पाषाणकालीन मृदभांड के टुकड़े और पत्थर के हथौड़ी और फिर पक्की मिट्टी के मटके। फिर बेनू सागर कहाँ पे, सिंहभूम में है। यहाँ पे क्या मिला था, 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियाँ। फिर बोन नगरा कहाँ पे है, सिंहभूम में है। यहाँ पे क्या मिला था, हाथ से बने मृदभांड मतलब मिट्टी का बर्तन, पत्थर के मनके मतलब वही हो गया जो मनके रहता है, थोड़ा सा उसका सुराही टाइप का। फिर कुल्हाड़ी, फिर वलय, परस्तर, लिंग स्टोन। ठीक है, फिर बाना घाट सिंहभूम में है।
यहाँ पे क्या मिला था? नवपाषाण कालीन पत्थर, काले रंग का मृदभांड। फिर लोहरदगा में क्या मिला था? कांसे का प्याला। नेक्स्ट नामकुम रांची, यहाँ पे क्या मिला था? तांबे एवं लोहे के औजार तथा बाण के फलक। और मुरद में क्या मिला था? तांबे की सिकरी, चैन तथा कांसे की अंगूठी। और लूपगढ़ी में क्या मिला था? कब्रगाह के अवशेष। छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में क्या मिला था? आदि मानव के विकास के साक्ष्य। नेक्स्ट है चैप्टर 6, यहाँ पे झारखंड की धार्मिक आंदोलन। झारखंड के धार्मिक आंदोलन के बारे में हम लोग यहाँ जानेंगे। तो फर्स्ट यहाँ पे बौद्ध तथा जैन धर्म का झारखंड राज्य पर गहरा प्रभाव परिलक्षित होता है। धार्मिक आंदोलन दो टाइप का हुआ था, जैन धर्म का और बौद्ध धर्म का। जैन धर्म यहाँ पे कौन कौन सा हुआ था? पारसनाथ पहाड़ी जो 1365 मीटर ऊंचा है, झारखंड का सबसे ऊंचा है। और फीट में अगर देखें तो 4478 फीट है। यह गिरिडीह जिला में अवस्थित है, जहाँ जैनियों के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का निर्वाण 717 ईस्वी में हुआ था। निर्वाण मतलब कि मृत्यु। यह पहाड़ यह पहाड़ जो है जैन धर्मावलियों का प्रमुख तीर्थस्थल है। ठीक है, जैन जो धर्मावली है उसके लिए प्रमुख तीर्थस्थल है। छोटा नागपुर का मानभूम वर्तमान में धनबाद नाम से जाना जाता है। यह जैन सभ्यता का संस्कृति का केंद्र था। जैन सभ्यता और संस्कृति का केंद्र था कौन? छोटा नागपुर का मानभूम, जो भी धनबाद है। नेक्स्ट है दामोदर व कसाई नदी। दामोदर व कसाई नदियों की घाटी से जैन धर्म संबंधी अवशेष प्राप्त हुए हैं। हनुमान गांव जो है यहाँ से क्या है संबंधित? हनुमान गांव पलामू में अवस्थित है। ये कहाँ पे है? पलामू में। यहाँ से जैनियों के कुछ पूजा स्थल प्राप्त हुए हैं। यहाँ से भी कुछ क्या हुआ है? जैनियों का पूजा स्थल प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है सिंहभूम के बेनू सागर की 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। सिंहभूम के आरंभी जो है निवासी जैन धर्म को मानने वाले थे, जिन्हें सरक कहा जाता है। सरक श्रावण का बिगड़ा हुआ रूप है, जो जनजाति के लोगों ने इन्हें सिंहभूम से बाहर निकाल दिया था। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म के बारे में जानते हैं। मूर्तियाँ गाँव, ठीक है, मूर्तियाँ गांव जो है गांव का है, मूर्तियाँ गांव जगह है। यहाँ पे यह पलामू में अवस्थित है। कहाँ पे है ये? पलामू में स्थित है। यहाँ से एक सिंह शीर्ष मिला है। यहाँ से क्या मिला है? यह एक सिंह शीर्ष मिला है, जो सांची स्तूप के द्वारा यह उत्कीर्ण सिंह शीर्ष से मेल खाता है। नेक्स्ट है करुआ गाँव। यह बौद्ध धर्म स्तूप की प्राप्ति हुई है। यहाँ से क्या हुआ? बौद्ध स्तूप का प्राप्ति हुआ है। नेक्स्ट है सूर्यखंड। यह हजारीबाग जिला में अवस्थित है, जहाँ से बुद्ध की प्रस्तर मूर्ति मिली है। नेक्स्ट है बलवा दाग, ठीक है, बलवा दाग। नेक्स्ट क्या है? बलवा दाग क्या? यह खूंटी जिला में अवस्थित है। यहाँ से बौद्ध विहार के अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है कठुआ गांव, यहाँ से गुमला जिले में अवस्थित है। यह कहाँ पे? कठुआ गांव गुमला जिले में। यहाँ से बुद्ध की एक प्रतिमा मिली है। बुद्ध का प्रतिमा कहाँ से मिला है? तो कठुआ गांव से मिला है। ये कहाँ पे है? गुमला जिला में। फिर है पटम्बा गांव, ये कहाँ पे है? जमशेदपुर में अवस्थित है। और यहाँ से बुद्ध की 2 प्रतिमा मिली है। ठीक है। नेक्स्ट है दियापुर दालमी, यह धनबाद जिला में अवस्थित है। यहाँ से बौद्ध स्मारक प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है धोलमारा में क्या है? यहाँ से प्रस्तर की एक प्रखंड जो है खंडित मूर्ति, बुद्ध मूर्ति मिली है। ठीक है, धोलमारा में क्या मिला है? बुद्ध का एक खंडित मूर्ति मिला है, मतलब टूटा हुआ मूर्ति मिला है। नेक्स्ट है ईचागढ़ में क्या है? यह सरायकेला खरसावां जिला में स्थित है। यहाँ से तारा की मूर्ति मिली है। ठीक है, जो एक बौद्ध देवी है। तारा कौन है? बौद्ध देवी है, उनका मूर्ति मिला है। इस मूर्ति को रांची संग्रहालय में रखा गया है। नेक्स्ट है बोधपुर में क्या है? यहाँ से बौद्ध स्मारक की प्राप्ति हुई है, जिसमें बोधपुर व बुद्धेश्वर मंदिर उल्लेखनीय है। नेक्स्ट है चैप्टर 7, प्राचीन काल में झारखंड के बारे में जानेंगे। प्राचीन काल में झारखंड कितना काल में बटा हुआ था? मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल। तो यहाँ पे मौर्य काल के बारे में जानते हैं। पहले मौर्य काल क्या है? मगध के दक्षिण भारत की ओर जाने वाले व्यापारिक मार्ग जो है झारखंड से होकर जाता था। अतः मौर्यकालीन झारखंड का अपना राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक महत्व था। कौटिल्य का अर्थशास्त्र में इस क्षेत्र को कुटुक या फिर कुकुट देश के नाम से इंगित किया गया है। ठीक है, या फिर जाना जाता था। फिर कौटिल्य के अनुसार कुकुट देश में गणतंत्रात्मक शासक प्रणाली स्थापित थी। इंद्रनावक नदियों की चर्चा करते हुए कौटिल्य ने लिखा है कि इंद्रनावक की नदियों से हीरे प्राप्त किए जाते थे। इंद्रनावक संबंध इर्ब और शंख नदियों का इलाका था। नेक्स्ट अशोक के बारे में जानते हैं। अशोक के 13वें शिलालेख में समीपवर्ती राज्यों की सूची मिलती है। इनमें से एक आटविक प्रदेश भी
था और झारखंड क्षेत्र का प्रदेश में शामिल था। अशोक का झारखंड में जनजाति पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण था। अशोक द्वारा जनजातियों के बीच बौद्ध धर्म प्रचार के लिए आठवीं भेजा जाता था। नेक्स्ट है अशोक की पृथक कलिंग शिलालेख जो है में वर्णित है कि इस क्षेत्र में जनजातियों को मेरे धर्म का आचरण करना चाहिए, मतलब मेरे धर्म को अपनाना चाहिए। नेक्स्ट है मौर्योत्तर काल। यहाँ पे नोट में लिखा हुआ झारखंड में अशोक शिलालेख का विवरण प्राप्त नहीं हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है मौर्योत्तर काल। यहाँ पे क्या है, मौर्योत्तर काल में विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत में अपने अपने राज्य स्थापित किए थे। इसके अलावा भारत का विदेशों में व्यापारिक संबंध की भी स्थापना हुआ था, जिसके प्रभाव झारखंड में दिखाई देते हैं। फिर सिंहभूम में रोमन साम्राज्य के सिक्के प्राप्त हुए। रोमन साम्राज्य के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुआ? सिंहभूम से, जिससे झारखंड के विदेशी संबंधों की पुष्टि होता है। झारखंड का विदेशी संबंध था, मतलब दूसरे देश से भी संबंध था, इससे ये पुष्टि होता है। चाईबासा जो है, चाईबासा से इंडो-सिथियन सिक्के प्राप्त हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है रांची से कुषाणकालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं, जिससे यह प्राप्त होता है, ज्ञान होता है कि यह क्षेत्र कनिष्क के प्रभाव में था। ठीक है, रांची किसके प्रभाव में था? कनिष्क के प्रभाव में था, यही इससे पता चलता है। नेक्स्ट है गुप्त काल। गुप्त काल में क्या है? गुप्त काल में अभूतपूर्व सांस्कृतिक विकास हुआ, अतः इस काल में भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग इसको कहा जाता है, किसको? गुप्त काल को। नेक्स्ट है समुद्रगुप्त। गुप्त काल के में ही आते हैं समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के बारे में जानते हैं। गुप्त वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक कौन थे? समुद्रगुप्त थे। इनको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता था। इसके विजयों का वर्णन जो है प्रयाग परस्ती में, इलाहाबाद परस्ती में मिलता है। प्रयाग परस्ती के लेखक कौन है? हरिसेन है। इस विजयों में से एक आटीवक विजय भी था। झारखंड प्रदेश इसी आटीवक प्रदेश का हिस्सा था। इसे समझ स्पष्ट होता है कि समुद्रगुप्त के शासनकाल में झारखंड क्षेत्र इसके अधीन था। ठीक है, और समुद्रगुप्त के शासनकाल में छोटा नागपुर को मोरुंड देश कहा जाता था। ठीक है, समुद्रगुप्त के शासनकाल में झारखंड को या फिर छोटा नागपुर क्षेत्र को क्या बोला जाता था? मोरुंड प्रदेश, मोरुंड देश कहा जाता था। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय का प्रभाव जो है झारखंड प्रदेश में भी था, यहाँ भी इनका प्रभाव था। इसके काल में चीनी यात्री फाहियान 405 ईस्वी में भारत आया था, जिसके झारखंड क्षेत्र को कुक्कुटलाड कहा जाता था। ठीक है, कुक्कुटलाड कहा था। नेक्स्ट है गुप्तकालीन उत्तरत्व अवशेष, गुप्तकालीन पुरातात्विक अवशेष। ठीक है, स्थान यहाँ पे क्या है? महूदो पहाड़, जिला हजारीबाग। और प्राप्त अवशेषों से क्या प्राप्त हुआ था? पत्थर को काटकर बनाए गए मंदिर प्राप्त हुआ था। सेकेंड है सातगांवा। सातगांवा कहाँ पे? हजारीबाग में है। यहाँ से कौन सा अवशेष प्राप्त हुआ था? मंदिर का अवशेष प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है पिठोरिया, रांची में है। यहाँ पे पहाड़ पर स्थित कुआं देखा गया था। नेक्स्ट है गुप्तोत्तर काल। गुप्तोत्तर काल में क्या है? शशांक कौन थे? गौड़ शासक शशांक इस काल में एक प्रतापी शासक थे। ठीक है, शशांक के साम्राज्य का विस्तार संपूर्ण झारखंड, उड़ीसा और बंगाल तक था। नेक्स्ट है शशांक ने अपने विस्तृत साम्राज्य में सुचारू रूप से चलाने के लिए राजधानियां का स्थापित की। संथाल परगना का बड़ा बाजार एक इनका राजधानी बना था, और फिर दुलमी भी बना था। नेक्स्ट है प्राचीन काल के शासकों में यह प्रथम शासक था जिसकी राजधानी झारखंड क्षेत्र में थी। शशांक शैव धर्म का अनुयायी था तथा इसे झारखंड में अनेक शिव मंदिरों का निर्माण करवाया था। शशांक जो है झारखंड में बहुत से सारे जो है शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है शशांक के काल का प्रसिद्ध मंदिर जो है वेणु सागर है, जो कि एक शिव मंदिर है। प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? वेणु सागर जो शिव मंदिर है। यह मंदिर सिंहभूम और मयूरभंज की सीमा क्षेत्र पर अवस्थित कोचांग में स्थित है। शशांक ने बौद्ध धर्म के प्रति असहिष्णुता है ना, असहिष्णुता की नीति अपनाई और जिनका उल्लेख ह्वेनसांग ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट है शशांक की झारखंड के सभी बौद्ध केंद्र को नष्ट कर दिया। शशांक जो है सो झारखंड में जितना भी बौद्ध केंद्र था सबको नष्ट कर दिया था, और इस तरह झारखंड में बौद्ध धर्म के स्थान पर हिंदू धर्म की महत्ता स्थापित हो गई। नेक्स्ट है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन जो है वर्धन वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक हर्षवर्धन था। आपसे पूछा जाएगा वर्धन वंश का सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था? तो हर्षवर्धन था। इसके साम्राज्य में जो है कांजागल, ठीक है, कांजागल राजमहल का कुछ भाग शामिल था। कांजागल राजमहल में हर्षवर्धन ह्वेनसांग से मिला है। ठीक है,
नेक्स्ट है चैप्टर 8 मध्यकाल में झारखंड। मध्यकाल में झारखंड को दो भाग में पढ़ेंगे हम, एक पूर्व मध्यकाल और एक उत्तर मध्यकाल। ठीक है, तो पूर्व मध्यकाल में यहाँ पे क्या है, हर्षवर्धन की मृत्यु और दिल्ली सल्तनत। पूर्व मध्यकाल में देखते हैं हर्षवर्धन की मृत्यु और दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बीच अवधि को पूर्व मध्यकाल कहा जाता है। ठीक है, पूर्व मध्यकाल किसको कहते हैं, तो हर्षवर्धन की मृत्यु और दिल्ली सल्तनत के बीच का जो अवधि है उसको बोलते हैं पूर्व मध्यकाल। नेक्स्ट है झारखंड राज्य का संबंध पूर्व मध्यकाल से भी रहा है। फिर महामाया मंदिर, महामाया मंदिर कहाँ पे है, गुमला में है। फिर हापा नुपी गांव जो है, हापा नुपी गांव में स्थित महामाया मंदिर इस बात का प्रमाण है कि झारखंड राज्य का संबंध जो है पूर्व मध्यकाल से रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है महामाया मंदिर का निर्माण नागवंशी शासक जटगंध राय ने 908 ईस्वी में कराया था। माया मंदिर जो है इसका निर्माण कौन करवाए थे, तो नागवंशी शासक जटगंध राय ने 908 ईस्वी में करवाया था। नेक्स्ट है इस मंदिर का प्रथम पुरोहित जो है हरिनाथ नामक ब्राह्मण था, मराठा ब्राह्मण था। ठीक है, टांगी नाथ का मंदिर जो है ये कहाँ पे है, तो गुमला में अवस्थित है। यह मंदिर गुमला में अवस्थित है। इस मंदिर का निर्माण इसी काल में हुआ था। फिर है छिन्नमस्तिका शक्तिपीठ। छिन्नमस्तिका शक्तिपीठ कहाँ पे है, रजरप्पा रामगढ़ का अष्टभुजी छिन्नमस्तिका शक्तिपीठ भी पूर्व मध्यकाल में पुष्टि करता है। छिन्नमस्तिका बौद्ध क्या है, ब्राजोनी का बुद्ध ही हिंदू निरूपित है। ठीक है, यहाँ से क्या है, छिन्नमस्तिका शक्तिपीठ रजरप्पा रामगढ़ अष्टभुजी छिन्नमस्तिका शक्तिपीठ की पूर्व मध्यकाल की पुष्टि करता है। छिन्नमस्तिका बौद्ध जो है ब्रज योगिनी का ही हिंदू रूप प्रतिरूप है। ठीक है, छिन्नमस्तिका जो बौद्ध है सो ब्रज योगिनी का ही हिंदू रूप है। नेक्स्ट है उत्तर मध्यकाल। उत्तर मध्यकाल के बारे में जानते हैं, बख्तियार खिलजी इसमें था। तो 13वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी ने झारखंड होकर नादिया पर आक्रमण किया था। ठीक है, नेक्स्ट दास वंश के इल्तुतमिश और बलबन के समय झारखंड इसके प्रभाव से मुक्त था, क्योंकि उस समय का नागवंशी राजा हरिकर्ण प्रभावशाली और शक्तिशाली था। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जानते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति कौन था, छज्जू मलिक था। ठीक है, ने नागवंशी शासक को कर देने के लिए विवश किया। नागवंशी शासक को कर देने के लिए विवश कौन किया, ये आपसे पूछा जाएगा, तो छज्जू मलिक किया था। ये किसका सेनापति था, तो अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। नेक्स्ट है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक का संबंध क्या है झारखंड से, मोहम्मद बिन तुगलक जो तुगलक वंश का शासक था का सेनापति मलिक बयां हजारीबाग क्षेत्र में चाई चंपा तक आ पहुंचा था, जबकि संथाल स्रोत के अनुसार यह आक्रमण इब्राहिम अली के नेतृत्व में हुआ। तुगलक के काल में नागवंशी राजा हरिकर्ण था। ठीक है, नेक्स्ट है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने हजारीबाग पर आक्रमण किया था और हजारीबाग की सातगांवा क्षेत्र में एक बड़े इलाके पर विजय प्राप्त किया तथा सातगांवा को अपने जीते हुए क्षेत्रों की राजधानी बनाया। नेक्स्ट है लोधी वंश। लोधी वंश की सुल्तान। नेक्स्ट क्या है, लोधी वंश। लोधी वंश में क्या है, लोधी वंश के सुल्तानों के प्रभाव से झारखंड लगभग मुक्त था। ठीक है, इस काल में छोटा नागपुर पर शासन करने वाले नागवंशी राजा प्रतापकर्ण, छत्रकर्ण और विराटकर्ण थे। लोधी वंश के समकालीन उड़ीसा के गजपति जो है गजपति वंश का सामना झारखंड को करना पड़ा। कपिलेंद्र गजपति उस समय दक्षिणी पूर्वी भारत शक्तिशाली शासक था। उसने संथाल परगना का हजारीबाग को छोड़कर नागवंशी राज्य के बहुत बड़े भूभाग पर अपना प्रभाव स्थापित कर लिया था। नेक्स्ट है खान देश का शक्तिशाली शासक आदिल शाह द्वितीय। आदिल शाह द्वितीय जो बोलिए ने अपने सैन्य दल को झारखंड भेजा था, अतः उसे झारखंडी सुल्तान के नाम से भी जाना जाता है। ये आपसे पूछेगा झारखंडी सुल्तान के नाम से किसको जाना जाता है, आदिल शाह द्वितीय या फिर आदिल खान द्वितीय को। नेक्स्ट है शेरशाह। शेरशाह ने जो है शेरशाह के बारे में जानते हैं। शेरशाह ने के सेनापति कौन थे, तो खवास खां थे। खवास खां ने चेरो महाराजा महारत चेरो को परास्त कर श्याम सुंदर नामक एक हाथी प्राप्त किया। नेक्स्ट है राजमहल की पहाड़ियों के बीच तेलियागाड़ी के रास्ते का शेरशाह ने अपने बंगाल अभियान में उपयोग किया था। नेक्स्ट अकबर ने शाहबाज खां को झारखंड का विजय प्राप्त करने हेतु भेजा। इस युद्ध में नागवंशी शासक मधुकर शाह की पराजय हुई। नेक्स्ट है अकबर। अकबर का सेनापति मानसिंह मानभूम से गुजरा। मानसिंह ने परा तथा तेलकुप्पी के मंदिरों का
क्या जीर्णोद्धार करवाया। पंचेत का किला भी इसी समय बनवाया गया। अकबर की सेनापति मानसिंह ने राजमहल साहिबगंज को बंगाल की राजधानी बनाया। परकोटा महल वाले नगरों का संयुक्त रूप से अकबर नगर नामकरण किया गया। नेक्स्ट है आईन अकबरी। आईन अकबरी के अनुसार हजारीबाग के छः और चंपा परगना बिहार सूबा में शामिल थे। कोकरा के नागवंशी राजा को मुगल कालीन ग्रंथों में जमींदार ए खां आलम यानी हीरे की खान का मालिक कहा जाता था। ठीक है, हीरे की खान का मालिक यानी जमींदार ए खां आलामा, ये किसको कहा जाता था? तो ये कहा जाता था कोकरा के नागवंशी राजा को कहा जाता था। ठीक है, मुगल कालीन ग्रंथों में कहा जाता था ऐसा। नेक्स्ट है जहांगीर। जहांगीर के बारे में जानते हैं। जहांगीर तुजू की जहांगीर में जहांगीर ने स्थानीय लोगों द्वारा शंख नदी से हीरे प्राप्त करने के तरीके का वर्णन किया है। ठीक है, नेक्स्ट है कोकरा ने नागवंशी शासक दुर्जन साल देखो फिर से जहांगीर जो है, जहांगीर के बारे में जानते हैं। तुजू के जहांगीर ने जहांगीर के स्थानीय लोगों द्वारा शंख नदी से हीरे प्राप्त करने के लिए हीरे कैसे प्राप्त करना ये तरीका का विश्लेषण किया था ये। ठीक है, और कोकरा के नागवंशी शासक दुर्जन साल ने मुगलों की अधीनता को ठुकरा दिया था। जहांगीर ने इब्राहिम खां को दुर्जन साल को अपनी अधीनता स्वीकार करने हेतु भेजा। इसे मना करने पर दुर्जन साल को 11 वर्ष तक बंदी बना लिया गया। नेक्स्ट है बाद में दुर्जन साल ने मुगल शासक जहांगीर को 6,000 रुपये वार्षिक कर देना स्वीकार किया, जिसके बाद जहांगीर ने हीरो के पारखी दुर्जन साल को, ये जो दुर्जन साल तो क्या था, हीरे का पारखी था, मतलब हीरे को ये अच्छा से पहचानता था, इसको पदवी दी और मुक्त कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट है दुर्जन साहब ने अनेक सुंदर भवनों का निर्माण करवाया, जिसमें क्या है नवरत्नगढ़ नामक महल सर्वाधिक महत्वपूर्ण भवन था। ठीक है, और इस भवन में झरोखा दर्शन भी व्यवस्था था, मतलब झरोखा दर्शन भी इसमें बनाया गया था। ठीक है, इसका भी व्यवस्था था वहाँ पे। नेक्स्ट है दुर्जन शाह ने दोईसा को अपने राजधानी बनाया, जो लगभग 100 ईस्वी पूर्व नागवंशियों की राजधानी रहा। दोईसा की स्थापना कला पर मुगल स्थापना कला की झलक मिलती है। पलामू के चंद्रवंशी शासक प्रताप राय के समय जो है पलामू का चीरो राज्य अत्यंत समृद्धशाली था। पुराना पलामू किला जो है का निर्माण इसी काल में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट भारत में मेदिनी राय ने पलामू के पुराने किले के समीप एक पहाड़ पर नया किला का निर्माण कराया। नेक्स्ट है अफजल खां ने जहांगीर के शासनकाल में पलामू के चेरों राजाओं के विरुद्ध एक सैन्य अभियान चलाया। उससे आक्रमण के समय पलामू का चीरवंशी शासक अनंत राय था। नेक्स्ट है अनंत राय के बाद सहबल राय पलामू का शासक बना। उससे सड़क-ए-आजम ग्रैंड ट्रंक रोड पर चौपारण हजारीबाग तक अपने प्रभाव क्षेत्र का विस्तार किया। नेक्स्ट है शाहजहाँ। शाहजहाँ के शासनकाल में शाइस्ता खां ने पलामू के चेरों राज्य पर आक्रमण किया, जिसका सपना पलामू के राजा तेज राय ने किया था। नेक्स्ट है औरंगजेब। औरंगजेब के शासनकाल में पोपरा का नागवंशी राजा रघुनाथ शाह था। रघुनाथ शाह का धर्मगुरु कौन थे? तो हरिनाथ था। फिर नागवंशी शासक रघुनाथ शाह और राम शाह औरंगजेब के समकालीन थे। रघुनाथ शाह अत्यंत धार्मिक, प्रवृत्ति और दानी स्वभाव का आदमी था। ठीक है, और रघुनाथ शाह ने मदन मोहन मंदिर जो रांची में है का निर्माण करवाया। रघुनाथ शाह के शासनकाल में हरि ब्रह्मचारी ने रांची के चुटिया नामक स्थान पर राम सीता मंदिर का निर्माण करवाया। नेक्स्ट है राम शाह और मुगल बादशाह औरंगजेब के बीच क्या सौहार्दपूर्ण संबंध थे, मतलब इनके बीच एक अच्छा संबंध था। किसके बीच में? राम शाह और मुगल बादशाह जो औरंगजेब है उसके बीच में। नेक्स्ट है पादशाह नाम एवं आलमगीर नामा के अनुसार औरंगा नदी के किनारे 1660 ईस्वी में चेरो राजा साहब राय तथा औरंगजेब के सेनापति दाऊद खान के बीच हुआ युद्ध, इसमें साहब राय की पराजय हुआ और औरंगजेब के शासन में कुंडा के शासन चुनराय ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया और इस घटना के विरोध में चेरों ने चुनराय की हत्या कर दी। नेक्स्ट है झारखंड में धनबाद
एकमात्र ऐसा क्षेत्र था जो मुस्लिम आक्रमण से पूर्णतः बचा हुआ था। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो है झारखंड में धनबाद एक ऐसा क्षेत्र था जो मुस्लिम आक्रमण से मतलब पूर्णतः बचा हुआ था, इसमें मुस्लिम आक्रमण नहीं हुआ था। नेक्स्ट है चैप्टर 9। यहाँ पे पढ़ेंगे झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश। झारखंड क्षेत्रीय राजवंश को हम 4 हिस्से में पढ़ेंगे। पहला झारखंड का मुंडा राज है ना, फिर सेकंड है छोटा नागपुर खास का नागवंश, और थर्ड है पलामू का रक्सेल वंश, और फोर्थ है सिंहभूम का सिंह वंश। चलिए आइए देखते हैं झारखंड का मुंडा राज। झारखंड का मुंडा राज में फर्स्ट पॉइंट है, झारखंड की जनजातियों में मुंडाओं ने ही सर्वप्रथम राज्य निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ की। रीता मुंडा या फिर रीसा मुंडा को ही सर्वप्रथम झारखंड में राज्य निर्माण की प्रक्रिया करने का श्रेय जाता है। किसको जाता है? रीटा मुंडा या फिर रीसा मुंडा। रीसा मुंडा ने सूतिया पहान को मुंडाओं का शासक नियुक्त किया और इस नवस्थापित राज्य का सूतिया पहान के नाम पर सूतिया नागखंड पड़ा। सूतिया नागखंड नामक इस राज्य को सूतिया पहान के 7 गढ़ों और 21 परगना में विभक्त किया। 7 गढ़ों के नाम इस प्रकार हैं। पहला क्या है? लोहागढ़ है, लोहरदग्गा जिसका नाम अभी है। फिर पलानूगढ़ को का वर्तमान नाम पलामू है। हजारीबाग सिंहगढ़ जो था पहले उसका नाम अभी सिंहभूम है। मानगढ़ का नाम क्या है? मानभूम। फिर सुरगुजगढ़ जो है सुरगुजगढ़, इसका नाम अभी क्या है? सुरगुजा है। फिर केसलगढ़ 7th में क्या था? केसलगढ़। नेक्स्ट है, यह अधिक दिनों तक अस्थायी नहीं रह सका तथा इस राज्य का अंतिम राजा कौन था? मदरा मुंडा था। नेक्स्ट है छोटा नागपुर खास का नागवंश। छोटा नागपुर खास का नागवंश, यहाँ पे है फनी मुकुट राय। फनी मुकुट राय के बारे में जानते हैं। मुंडा राज्य के बाद नागवंश का अपना राज्य स्थापित किया गया। ठीक है, मुंडा राज्य के बाद नागवंश द्वारा अपना राज्य स्थापित किया गया। नेक्स्ट है नागवंशी राज्य की स्थापना फनी मुकुट राय ने की। नागवंशी राज्य का स्थापना किसने किया था? तो फनी मुकुट राय। फनी मुकुट राय को नागवंश का आदि पुरुष भी कहा जाता है। रीड के अनुसार जो 10वीं सदी ईस्वी में नागवंशी राज्य की स्थापना हुई थी। फनी मुकुट राय ने अपनी राजधानी सुतियाम्बे को बनाया तथा वहाँ एक सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया। फनी मुकुट राय ने अपने मंदिर में गैर आदिवासी को भी आश्रय दिया और आश्रय पाने वाले गैर आदिवासियों में भावराय क्या श्रीवास्तव को अपना दीवान बनाया। ठीक है, भावराय श्रीवास्तव को अपना दीवान बनाया। नेक्स्ट है फनी मुकुट राय के बाद मुकुट राय, मदन राय और प्रताप राय शासक बने। प्रताप राय ने अपनी राजधानी सुतियाम्बे से चुटिया स्थानांतरित किया। ठीक है, पूछेगा कि सुतियाम्बे से चुटिया अपना राजधानी कौन स्थापित किया? तो प्रताप राय। नेक्स्ट है भीमकर्ण। भीमकर्ण जो है, भीमकर्ण प्रथम प्रतापी शासक था जिसने राय के स्थान पर कर्ण की उपाधि धारण की। ठीक है, नेक्स्ट है भीमकर्ण के काल में सरगुजा के रक्सेल राजा ने नागवंशी राज्य पर आक्रमण कर दिया जिसे बरवा की लड़ाई के नाम से जाना जाता है। भीमकर्ण के सरगुजा के रक्सेल राजा को बरवा की लड़ाई में पराजित किया। इस विजय के बाद भीमकर्ण ने रक्सेल को लूटा जिसमें से वासुदेव की एक मूर्ति प्राप्त हुई। भीमकर्ण ने भीम सागर का निर्माण कराया। भीमकर्ण ने अपनी राजधानी चुटिया से खुरखुरा स्थानांतरित की। नेक्स्ट है शिवदास कर्ण। शिवदास कर्ण नागवंशी राज्य का एक प्रमुख शासक था। ठीक है, शिवदास कर्ण किस वंश का था? नागवंशी राज्य का एक प्रमुख शासक था। नेक्स्ट है शिवदास कर्ण ने मुगल के घाघरा में हापामुनि मंदिर की स्थापना की। शिवदास कर्ण ने इस मंदिर से सियानाथ देव के हाथों भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करवाई। सियानाथ देव एक मराठा ब्राह्मण थे। नेक्स्ट है प्रतापकर्ण ने यहाँ पे सल्तनत काल के लोधी वंश के समकालीन जो हैं नागवंशी राजा प्रतापकर्ण, छत्रकर्ण और विराटकर्ण थे। फिर प्रतापकर्ण के समय नागवंशी राज्य घटवा राज्य की विद्रोह से क्या था? त्रस्त था। ठीक है, नेक्स्ट है छत्रकर्ण जो है, छत्रकर्ण लोधी वंश के समकालीन एक प्रतापी नागवंशी राजा था। छत्रकर्ण के काल में विष्णु की मूर्ति कुराम्बे में स्थापित की गई थी। नागवंशी राजा की राजधानियाँ कौन कौन सा ये देखते हैं। तो यहाँ पे नागवंशी राजा अपने राज्य को बनाए रखने के लिए अपनी राजधानियाँ समय समय पर स्थानांतरित करते रहे। नागवंश की प्रथम राजधानी सुतियाम्बे था और अंतिम राजधानी क्या था? सातूगढ़। ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, नागवंश का जो है प्रथम राजधानी सो क्या था? सुतियाम्बे, और अंतिम राजधानी क्या था? रातूगढ़। प्रथम राजधानी सुतियाम्बे, अंतिम राजधानी रातूगढ़। नेक्स्ट है नागवंश की राजधानियों तथा उसके संस्थापकों का क्रम निम्न प्रकार से है।
पहला राजधानी सुत्याम्बे था, इसके संस्थापक कौन थे? फनी मुकुट राय। सेकेंड राजधानी था चोटिया, इसका संस्थापक थे प्रताप राय। फिर खुरखुरा का भीमकर्ण। फिर दोईसा या फिर डोईसा जो बोलिए, दुर्जन शाह थी इसका। फिर पालकोट यदुनाथ शाह। फिर पालकोट भोरो जगन्नाथ शाहदेव। नेक्स्ट है रातूगढ़ जो राजधानी बनाए थे, कौन बनाए थे? प्रताप उदयनाथ शाहदेव। नेक्स्ट है पलामू का राक्सेल वंश भारत मतलब प्रारंभ में। नेक्स्ट है पलामू का राक्सेल वंश प्रारंभ में पलामू राक्सेल से प्रभाव में था। प्रारंभ में जो है पलामू सो किसके प्रभाव में था? तो राक्सेलों के प्रभाव में था। रक्सेल स्वयं को राजपूत कहते थे, ठीक है। रक्सेल स्वयं को क्या कहते थे? राजपूत कहते थे। रक्सेलों की दो भाषाएं थी, देवगन और क्या था? कुंडेलवा, ठीक है। कोरवा, गोंड और खरवार रक्सेलों के समय ही महत्वपूर्ण जनजातियां थी। इसमें खरवार जो है ना सर्वाधिक संख्या में था, ठीक है, जिसके शासक प्रताप धवल थे। नेक्स्ट है रक्सेलों ने पलामू में लंबे समय तक शासन किया तथा बाद में चीरों ने इसे अपदस्थ किया। नेक्स्ट है सिंहभूम का सिंह वंश। सिंहभूम का सिंह वंश जो है सो हो जनजाति के अनुसार सिंहभूम का नामकरण इसे कुल देवता सिंहभोगा के नाम पर हुआ। सिंह वंश के ग्रंथ जो है वंश प्रभा लेखन में सिंह वंश की दो शाखाओं का वर्णन मिलता है, पहली शाखा तथा दूसरी शाखा। पहली शाखा क्या है? 8वीं सदी ईस्वी के आरंभ में सिंह वंश की पहली शाखा की स्थापना हुई। पहली शाखा का स्थापना कब हुआ था? 8वीं सदी ईस्वी के आरंभ में। इस शाखा का संस्थापक कौन थे? काशीनाथ सिंह थे। इस शाखा में 13 राजाओं ने शासन किया। प्रारंभ में इस राजाओं ने छोटा नागपुर के नागवंशियों को प्रभुत्व को स्वीकार करते हुए शासन किया, परंतु बाद में वे स्वतंत्र रूप से शासन करने लगे। दूसरी शाखा में क्या है? दूसरी शाखा दर्पण नारायण सिंह ने 1205 ईस्वी में सिंह वंश की दूसरी शाखा की स्थापना की। इस वंश का दूसरा शासक युधिष्ठिर तथा जिसकी मृत्यु के बाद कांसीराम सिंह शासक बना। इस वंश के शासक कांसीराम सिंह को पुरहाट नामक नई राजधानी बनाई। कांसीराम सिंह के बाद जो शासक हैं सो अच्युत सिंह ने शासन किया। नेक्स्ट है इस वंश का 13वां राजा जगन्नाथ सिंह द्वितीय के उत्पीड़न से तंग आकर भूंइया जनजाति के लोगों ने विद्रोह किया। नेक्स्ट है अन्य महत्वपूर्ण राजवंश। यहाँ पे मानभून के मानवंश, ठीक है, मानभून के मानवंश। यहाँ पे दूध पानी शिलालेख और 14वीं सदी के कवि गंगाधर द्वारा निर्मित गोविंदपुर शिलालेख के मानभूम के मानवंश की जानकारी प्राप्त होती है। प्रसिद्ध भूमिज स्वराज आंदोलन इसी राजवंश के शासनकाल में 10वीं सदी में उभरा। मान राजाओं ने सबर जनजाति विशेषकर महिलाओं पर घोर अत्याचार किया, जिसके फलस्वरूप सबर जनजाति ने मानभूम को छोड़कर पंचेत क्षेत्र में अपना आश्रय बना लिया। नेक्स्ट है रामगढ़ राज्य। रामगढ़ राज्य की स्थापना कब हुआ था? 1368 ईस्वी में लगभग किसके द्वारा हुआ था? तो ये बागदेव सिंह ने किए थे, ठीक है। बागदेव सिंह नागवंशी शासकों के दरबार में थे तथा नागवंशी शासकों में से मतभेद होने से उन्हें इस राज्य की स्थापना की। नेक्स्ट है बागदेव सिंह ने अपने शासक को स्थायित्व प्रदान करने हेतु समय समय पर अपनी राजधानी इसको हस्तांतरित किया। फिर नेक्स्ट है रामगढ़ राज्य की प्रथम राजधानी सीसिया थी और अंतिम राजधानी कौन सा था? पदमा था। पूछेगा रामगढ़ राज्य का प्रथम राजधानी कौन सा था? तो सीसिया और अंतिम राजधानी पदमा। रामगढ़ राज्य की राजधानियों का क्रम इस प्रकार है। तो पहला क्रम है सीसिया का संस्थापक कौन था? बागदेव सिंह। उसके बाद रौदा, इसका संस्थापक का नाम नहीं दिया हुआ है। फिर है बादम हो गया हेमंत सिंह। फोर्थ है रामगढ़ का दलील सिंह, ठीक है, रामगढ़ का दलील सिंह। फिर इचाक का तेज सिंह। पदमा का ब्रह्मदेव नारायण। पलामू का चेरो वंश के बारे में जानते हैं। पलामू का जो चेरो वंश है, इस वंश का स्थापना कब हुआ था? 1572 ईस्वी में। कौन किए थे? भागवत राय ने किए थे, ठीक है। चेरों ने रक्सीलों को पराजित कर अपने राज्य की स्थापना की। खड़गडिहा राज्य जो है सो इस राज्य का स्थापना हंसराज देव था। इस देव जो है खड़गडिहा राज्य, इसका संस्थापक कौन थे? तो हंसराज देव। इसकी स्थापना कब हुआ था? 15वीं शताब्दी में किया गया था। हंसराज देव ने बंदावत जाति के शासन को पराजित कर हजारीबाग पर अपना प्रभाव स्थापित किया। फिर है हंसराज देव मूलतः दक्षिण भारत पर रहने वाला था। उसने उत्तर भारत के ब्राह्मणों से वैवाहिक संबंध स्थापित किया। नेक्स्ट है ढालभूम का ढाल वंश। ढाल वंश के शासनकाल में नरबलि प्रथा
का प्रचलन था। पूछेगा आपसे नरबली प्रथा का प्रचलन कब था, मतलब किससे संबंधित है, तो ढाल वंश के शासनकाल से संबंधित है। और ये क्वेश्चन आया है पिछले एग्जाम में, ठीक है। जो भी डार्क है और स्टार लगा हुआ है, ये सब क्वेश्चन पिछले एग्जाम में आया था। नेक्स्ट है पंचायत राज्य। पंचायत राज्य क्या है, इसका मानभूम का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य है। आपसे पूछेगा मानभूम का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य कौन था, तो पंचायत राज्य था, ठीक है। इस राज्य का राज्य चिन्ह कपिला गाय का पूंछ या चंवर था। इसी कारण इस राज्य के राजाओं को गोमुखी कहा जा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, चैप्टर 10 है झारखंड में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो झारखंड में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में जानते हैं। कौन सा आंदोलन, 1857 का विद्रोह सबसे पहले देखते हैं। झारखंड में 1857 के विद्रोह की शुरुआत 12 जून 1857 को रोहिणी गांव देवघर से हुई थी। रोहिणी गांव कहाँ पर पड़ता है, देवघर में पड़ता है, तो वहाँ से शुरू हुआ था, ठीक है। कब हुआ था, 12 जून 1857 को। नेक्स्ट है 12 जून 1857 को रोहिणी गांव में पदस्थापित 32वीं रेजिमेंट के सैनिक द्वारा लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्ली की हत्या के बाद यह विद्रोह प्रारंभ हुआ, ठीक है। इसके बाद इस विद्रोह का प्रारंभ 30 जुलाई 1857 को हजारीबाग और रामगढ़ में भी हो गया। सबसे पहले कहाँ हुआ, देवघर के रोहिणी गांव में। कब हुआ, 12 जून 1857 को। उसके बाद कहाँ हुआ, हजारीबाग और रामगढ़ में। यहाँ पे कब हुआ, 30 जुलाई को। नेक्स्ट है इस विद्रोह के समय रामगढ़ जो है बटालियन का मुख्यालय कहाँ, रांची में अवस्थित था। फिर विश्वनाथ सहदेव की मुक्तवाहिनी सेना की स्थापना की और इस सेना से 1857 विद्रोह में क्या अविस्मरणीय योगदान दिया। विश्वनाथ सहदेव जो हैं सो मुक्त वाहिनी सेना की स्थापना किए। आपसे पूछेगा मुक्त वाहिनी सेना का स्थापना किसने किया, तो विश्वनाथ सहदेव ने। और कब किए, तो 1857 विद्रोह के बाद, मतलब उसी टाइम पे, ठीक है। नेक्स्ट है विश्वनाथ सहदेव के अतिरिक्त गणपत राय व शेख बिहारी इस सेना के प्रमुख सैनिक थे। मुक्त वाहिनी सेना को 1857 विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह का मार्गदर्शन प्राप्त था, जो बिहार में 1857 की विद्रोह से को नेतृत्व प्रदान कर रहे थे। इस विद्रोह के दौरान संपूर्ण क्या सिंहभूम क्षेत्र में क्रांतिकारियों द्वारा नेतृत्व राजा अर्जुन सिंह ने किया था। इस विद्रोह का जो है, इस विद्रोह के दौरान प्रथम सिंहभूम क्षेत्र में क्रांतिकारियों का नेतृत्व कौन किए थे, तो राजा अर्जुन सिंह। नेक्स्ट है कमिश्नर सिम्पसन के आदेशानुसार 4 अक्टूबर 1857 को जयमंगल पांडे जो हैं और नादिर अली को फांसी दे दी गई। नेक्स्ट है 8 जनवरी 1858 को इस आंदोलन के प्रमुख नेता शेख बिहारी उमराव सिंह उमराव सिंह को चुट्टूपाली घाटी में फांसी दे दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है 16 अप्रैल 1858 को विश्वनाथ सहदेव और 21 अप्रैल 1858 को गणपत राय को रांची जिला स्कूल के मुख्य द्वार के समीप कदम के पेड़ पर कमिश्नर, ठीक है, कमिश्नर डॉल्टन के आदेशानुसार फांसी हुआ था। नेक्स्ट गणपत राय को 1857 ईस्वी में विद्रोहियों ने अपना सेनानायक बनाया था। नेक्स्ट नीलांबर पीताम्बर के पलामू क्षेत्र में 1857 के विद्रोह को नेतृत्व किया था। अब पूछेगा कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कौन किए थे, तो नीलांबर पीताम्बर ने किए थे। कहाँ पे, पलामू क्षेत्र में। इन्होंने चेर, खरवार और भोक्ता को एकत्र कर सैन्य दल का गठन किया था। नेक्स्ट है 28 मार्च 1859 को नीलांबर पीताम्बर को लेस्लीगंज पलामू में एक आम के पेड़ पर फांसी दे दिया गया। आपसे पूछेगा कि नीलांबर पीताम्बर को फांसी कहाँ पे दिया गया, किस पेड़ पे दिया गया और कब दिया गया। तो नीलांबर पीताम्बर ये पलामू के थे, मतलब उनको फांसी कहाँ पे दिया गया, लेस्लीगंज पलामू में दिया गया। और किस पेड़ पे दिया गया, आम के पेड़ पे। और किस डेट को, 28 मार्च 1859 को। फिर है 1857 की विद्रोह के समय हजारीबाग का उपायुक्त कप्तान सिम्पसन था तथा धनबाद का उपायुक्त कैप्टन ओकस था। नेक्स्ट है 1857 की विद्रोह का प्रारंभ, मुख्य स्थान कौन कौन था, इसके बारे में जानते हैं। रोहिणी देवघर का स्थान था, यहाँ पे आरंभ हुआ था 12 जून 1857 को।
फिर हजारीबाग, यहाँ पे आरंभ हुआ था 30 जुलाई 1857 को। फिर रांची 2 अगस्त 1857 को। फिर मानभूम में 5 अगस्त 1857 को। यहाँ पे नेतृत्व कौन कर रहे थे? संथालों द्वारा नेतृत्व किया जा रहा था। सिंहभूम इसके बाद आता है 3 सितंबर 1857 को। यहाँ पे नेतृत्व कर रहे थे भगवान सिंह और रामनाथ सिंह। फिर पलामू आता है 26 सितंबर 1857 को। यहाँ पे नीलांबर और पीताम्बर नेतृत्व कर रहे थे। नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस की विशेष अधिवेशन में अहिंसक आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया, जिसके का नेतृत्व कौन कर रहे थे? गांधी जी को सौंपा गया। नेक्स्ट है, यह आंदोलन तब तक चलाया गया जब तक खिलाफत व पंजाब संबंधी गलतियां सुधार नहीं ली जाती, ठीक है, वह स्वराज स्थापित नहीं हो पाता। यहाँ पे मैंने कब तक चलाना था इस आंदोलन को? जब तक कि खिलाफत व पंजाब संबंधी गलतियां सुधार नहीं ली जाती और स्वराज स्थापित नहीं हो जाता। इस आंदोलन के दौरान डाल्टनगंज में राष्ट्रीय विद्यालय खोला गया। नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन के समय गांधी जी झारखंड आए तथा लोगों से उनका जोरदार स्वागत किया। लोगों ने उनका क्या किया? जोरदार स्वागत किया। नेक्स्ट है, कब आए थे झारखंड? असहयोग आंदोलन के समय। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन के समर्थन में झारखंड की जनता ने स्वदेशी वस्त्रों को अपनाने तथा विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करने की शपथ ली। रांची के वंशीधर मोदी धर्मशाला में गांधी जी ने के नेतृत्व में विदेशी कपड़ों की क्या होली जलाई गई। आपसे पूछेगा कि किस धर्मशाला में जलाया गया था? क्वेश्चन आया है पीछे पहले, तो ये किसमें? वंशीधर मोदी धर्मशाला रांची में, इसमें जलाया गया था और विद्रोह किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है, झारखंड में पहाड़ियाँ जनजाति के लोगों ने भी असहयोग आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस आंदोलन में टाना भगतों ने भी उल्लेखनीय योगदान दिया, जिसकी गांधी जी का कोटि कोटि प्रशंसा की गई। पचम्बा और बाबू बजरंग सहाय ने गिरिडीह में असहयोग आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया, ठीक है। पूछेगा गिरिडीह में कौन किए? तो पचम्बा और बाबू बजरंग सहाय, ठीक है। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन के दौरान जनवरी 1922 में साहिबगंज को अशांत क्षेत्र घोषित किया गया। गोल्डन लीग, ठीक है। गोल्डन लीग नामक जो संस्था है जो विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार एवं विदेशी आंदोलन के लिए क्या का काम करती है, काम लिख दिया, काम नहीं होगा, काम होगा, के लिए काम करती है। देवघर में इसकी स्थापना की गई थी। फिर है, देशेर कथा की रचना इसी दौरान क्या सखाराम गणेश देवुरकर द्वारा की गई थी। देशेर कथा जो है, देशेर कथा, इसका रचना कौन किए थे? सखाराम गणेश देवुरकर। नेक्स्ट है, इस आंदोलन के दौरान धनी सिंह खरवार को जो पलामू का राजा घोषित किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन से ही। आइए देखते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्या है। गांधी जी ने प्रसिद्ध दांडी यात्रा से 12 मार्च 1930 ईस्वी को सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है प्रारंभ किया था, ठीक है। इस क्रम में गांधी जी अपने अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी पहुंचे। 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी में सांकेतिक रूप से नामक कानून को भंग किया गया। झारखंड में कृष्ण बल्लभ सहाय ने भी हजारीबाग में नमक बनाकर इस आंदोलन को प्रसारित किया था, मतलब और फैलाने में मदद किए थे। उन्हें खजांची तालाब में 1 वर्ष के कारावास की सजा मिली थी। किनको? कृष्ण बल्लभ सहाय को। कहाँ पे मिला था? खजांची तालाब में 1 वर्ष का कारावास। नेक्स्ट है, नमक सत्याग्रह का नेतृत्व जमशेदपुर में ननी गोपाल मुखर्जी तथा पलामू में सोनार सिंह खरवार और चंद्रिका प्रसाद वर्मा ने किया था, ठीक है। नमक सत्याग्रह का नेतृत्व जमशेदपुर में कौन कर रहे थे? ननी गोपाल मुखर्जी, और पलामू में सोनार सिंह खरवार व चंद्रिका प्रसाद वर्मा। नेक्स्ट है, बंगनमाड़े के नेतृत्व में संथालों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में अपनी सहभागिता दर्ज की। नेक्स्ट, सविनय अवज्ञा आंदोलन में राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसी क्रम में झारखंड में भी सैलबाला राय के नेतृत्व में महिलाओं ने इस आंदोलन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। नेक्स्ट, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सरस्वती देवी, मीरा देवी, साधना देवी को गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक है। 1971 ईस्वी में महादेवी केजरीवाल के नेतृत्व में दुमका क्षेत्र में नमक सत्याग्रह करने का निर्णय लिया गया। नेक्स्ट, आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए जेल में बंद रामवीर बोनीपुरी ने केदी नामक हस्तलिखित पत्रिका निकाली। आपसे पूछेगा रामवीर बोनीपुरी, केदी नामक जो हस्तलिखित पत्रिका है केदी, ये कौन निकाले थे? तो रामवीर बोनीपुरी निकाले थे,
ठीक है। इस क्रम में महामाया प्रसाद सिन्हा तथा भवानी दयाल महामाया प्रसाद सिन्हा और भवानी दयाल सन्यासी ने भी जेल में रहकर कारागार नामक हस्तपत्रिका निकाली थी। कारागार पत्रिका कौन निकाले थे? तो ये निकाले थे महामाया प्रसाद सिन्हा और भवानी दयाल सन्यासी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ब्रिटिश हुकूमत ने अपनी बातें के लिए जगह जगह पर व्यापक हड़ताल एवं प्रदर्शन का आयोजन किया, जिसके तहत स्वदेशी सप्ताह सितंबर 1930 में तथा जवाहर सप्ताह ये नवंबर 1930 में मनाया गया। आपसे पूछा जाएगा स्वदेशी सप्ताह कब मनाया गया? सितंबर 1930 में। और जवाहर सप्ताह कब मनाया गया? तो नवंबर 1930 में। नेक्स्ट है, तरुण संघ ने भी सविनय ज्ञान आयोजन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक है। नेक्स्ट है, यदुवंश सहाय के नेतृत्व में झारखंड में संपूर्ण किसान आंदोलन चलाया गया। झारखंड में संपूर्ण किसान आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाया गया? तो यदुवंश सहाय के नेतृत्व में। नेक्स्ट है, स्वामी सहजानंद सरस्वती के संथाल परगना क्षेत्र में किसानों की दशा सुधारने के लिए आंदोलन चलाया गया। नेक्स्ट है, व्यक्तिगत सत्याग्रह। आइए नेक्स्ट जानते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह के बारे में। भारत में आज़ादी के लिए गांधी जी का ब्रिटेन एवं नैतिक दबाव बनाने हेतु व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ किया गया तथा विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही चुने गए। इसी सत्याग्रह के दौरान गांधी जी का अंतिम बार 1940 ईस्वी में झारखंड आगमन हुआ। गांधी जी का जो है सो अंतिम बार झारखंड में आगमन कब हुआ था? 1940 में। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 8 अगस्त 1942 ईस्वी को बम्बई में अखिल भारतीय कांग्रेसी कमेटी की बैठक में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया। इसी के बाद जो है जिसके बाद गांधी जी के नेतृत्व में एक अहिंसक आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रारंभ होते ही झारखंड में राम नारायण सिंह व सुखलाल सिंह को बंदी बना लिया गया। मिथिलेश कुमार सिन्हा के नेतृत्व में जपला में मजदूरों ने हड़ताल रखी। ठीक है। फिर रामानंद तिवारी के नेतृत्व में सिपाहियों ने जमशेदपुर में विद्रोह किया। नेक्स्ट है, विनोदानंद झा के नेतृत्व में देवघर में जुलूस निकाला गया। आपसे सब पूछा जाएगा कि देवघर में किसके द्वारा निकाला गया? जमशेदपुर में किन्होंने नेतृत्व किया था? तो जमशेदपुर में कौन किए थे? तो रामानंद तिवारी। देवघर में कौन किए थे? विनोदानंद झा। सरस्वती देवी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। नेक्स्ट, सरस्वती देवी ने हजारीबाग में एक विशाल जुलूस का निकाला, जिसके लिए 11 अगस्त 1942 को गिरफ्तार कर लिया गया। नेक्स्ट, इस आंदोलन के दौरान सरस्वती देवी को लोकप्रियता का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनकी गिरफ्तारी के बाद विद्यार्थियों ने धावा बोलकर उन्हें पुलिस हिरासत से मुक्त करा लिया, परंतु वह पुनः गिरफ्तार की गई। पलामू में कुमारी राजेश्वरी सरोज दास के नेतृत्व में यह आंदोलन विस्तारित हुआ और उन्होंने मजदूरों एवं किसानों को संगठित किया। दुमका में जाम्बवती देवी एवं प्रेमा देवी के नेतृत्व में 19 अगस्त 1942 को विशाल जुलूस का आयोजन किया गया। फिर से पढ़ते हैं। दुमका में जाम्बवती देवी एवं प्रेमा देवी के नेतृत्व में। ठीक है। किनके नेतृत्व में? जाम्बवती देवी और प्रेमा देवी के नेतृत्व में 19 अगस्त 1942 को विशाल जुलूस का आयोजन किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, संथाल परगना में इस आंदोलन के एक प्रमुख महिला नेता बिरजी देवी है ना, बिरजी देवी को पुलिस ने गोली मार दी। क्या हुआ? संथाल परगना में इस आंदोलन की एक प्रमुख महिला नेता कौन थे? बिरजी देवी। इनको गोली मार दिया था पुलिस ने। नेक्स्ट है, इस आंदोलन के दौरान देवघर के सरवन में समांतर सरकार बनाई गई। नेक्स्ट, संथाल परगना में प्रफुल्ल चंद्र पटनायक ने इस आंदोलन के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण 9 नवंबर 1942 को हजारीबाग सेंट्रल जेल से अपने 5 साथियों शालिग्राम सिंह, गुलाबी सोनार और रामानंद सिंह, सूरज नारायण सिंह और योगेंद्र शुक्ल के साथ फरार हो गए। नेक्स्ट पॉइंट है, इस आंदोलन के दौरान वाचस्पति त्रिपाठी गिरफ्तार होने वाले संभवतः अंतिम नेता थे। नेक्स्ट पढ़ेंगे मजदूर आंदोलन। मजदूर आंदोलन राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान समय समय पर मजदूरों द्वारा भी दयनीय स्थिति बाहर निकलने तथा स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु व्यापक स्तर पर प्रयास किया गया, जिसकी झलक झारखंड राज्य में दृष्टिगत होती है।
नेक्स्ट है, इस क्रम में 1920 ईस्वी में जमशेदपुर वर्क्स एसोसिएशन की स्थापना की गई, जिसे S.N. हलधर तथा व्योमेश चक्रवर्ती के नेतृत्व में प्रदान किया गया। ठीक है, किसके नेतृत्व में? तो 1920 ईस्वी में जमशेदपुर वर्क्स एसोसिएशन की स्थापना किया गया और S.N. हलधर और व्योमेश चक्रवर्ती के नेतृत्व में किया गया। नेक्स्ट है, वर्ष 1920-22 और 1925 1928 में टाटा आयरन स्टील वर्क्स तथा अन्य कई मिलों व्यापक हड़ताल किया गया। नेक्स्ट 1928 ईस्वी में टाटा आयरन स्टील एंड वर्क्स की हड़ताल को समाप्त करने में सुभाष चंद्र बोस का महत्वपूर्ण योगदान रहा। उन्होंने मजदूरों तथा मिल प्रबंधक के बीच समझौता कराने में अग्रणी भूमिका अदा की। वर्ष 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में झरिया में भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित किया गया। नेक्स्ट है, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, आइए देखते हैं। श्याम कृष्ण सहाय ने 1917 ईस्वी में गांधी जी को रांची आने का निमंत्रण दिया तथा 7 जून 1917 को ब्रजकिशोर बाबू के साथ महात्मा गांधी का रांची आगमन हुआ। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद को 1916 से 1919 ईस्वी तक रांची में नज़रबंद रखा गया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने रांची के अंजुमन इस्लामिया और मदरसा इस्लामिया की स्थापना महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पलामू में जिला कांग्रेसी कमेटी की स्थापना बिंदेश्वरी पाठक और भागवत पांडे ने की। नेक्स्ट पॉइंट है, डाल्टनगंज मेदिनीनगर में एक राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की गई, जिसके प्रधानाध्यापक कौन थे? तो बिंदेश्वरी पाठक बनाए गए। नेक्स्ट है, बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 15वां अधिवेशन कब हुआ था? 1920 ईस्वी में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो C.F. एंड्रयूज़ की अध्यक्षता में डाल्टनगंज में। तथा 16वां अधिवेशन कब हुआ था? 1921 में, हजारीबाग में हुआ था। और इसका अध्यक्षता कौन कर रहे थे? सरला देवी कर रहे थे। नेक्स्ट, समग्र देश के साथ साथ झारखंड में भी रॉलेट एक्ट तथा जलियांवाला बाग हत्याकांड का व्यापक विद्रोह किया गया था। झारखंड में इसका नेतृत्व कौन किए थे? तो इसका नेतृत्व किए थे गुलाब तिवारी। नेक्स्ट है, कृष्ण वल्लभ सहाय को 1923 ईस्वी में प्रांतीय लेजिस्लेटिव काउंसिल के प्रतिनिधि के रूप में चुना गया। राष्ट्रीय आंदोलन के 2 प्रमुख नेता विनोदानंद झा 1961 से 63 तक बिहार के मुख्यमंत्री तथा कृष्ण वल्लभ सहाय 1963 से 67 तक बिहार के मुख्यमंत्री को भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात बिहार के मुख्यमंत्री पद पर आसीन होने का अवसर प्राप्त हुआ।